सुप्रभात दोस्तों और अपने वित्तीय भविष्य के संरक्षकों। आज गुरुवार 27 नवंबर 2025 है। हम महीने के अंत से बस कुछ ही दिन दूर हैं और भारत में पेंशन के परिदृश्य ने आज हमें 3 ऐसी कहानियां दी हैं जो कानून और सामाजिक न्याय की किसी पाठ्य पुस्तक से निकली हुई लगती है। अगर आपने कभी सोचा था कि पेंशन के नियम उबाऊ होते हैं, तो आज की खबरें आपको साबित कर देंगी कि ये सचमुच जीवन, मृत्यु और अस्तित्व सर्वाइवल के मुद्दे हैं। आज हम 3 अलग अलग परिदृश्यों की यात्रा करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान राज्य जाएंगे, जहां यूनियनें एक रणनीतिक जीत का जश्न मना रही है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है जो कुछ संस्थानों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बचाता है और एनपीएस को अनिवार्य होने से रोकता है। लेकिन हमेशा की तरह स्वायत्त निकायों ऑटोनोमस बॉडीज के लिए इसमें कुछ शर्तें छिपी हैं। दूसरा, हम पूर्वोत्तर के त्रिपुरा के लिए उड़ान भरेंगे, जहां सालों पहले पदोन्नत हुए 13,000 कर्मचारियों की पेंशन आखिरकार नियमित होने वाली है। हालांकि उनके सिर पर एक तलवार लटकी हुई है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और तीसरा, हम इलाहाबाद की एक अदालत में प्रवेश करेंगे, जहां एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जो विरासत के नियमों को बदल देता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसने अपनी पेंशन अपने बेटे के लिए छोड़ दी, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं और इसे उसकी अलग रह रही पत्नी को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि पेंशन कोई उपहार नहीं है, यह एक अधिकार है। आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं कि पेंशन की दुनिया में कानून क्या कहता है। यह उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जो आप किसी कागज पर लिखते हैं। मैं हरिकेश वेराक हूं और ये वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम अपनी यात्रा राजस्थान के रेगिस्तान से शुरू करते हैं, एक ऐसा राज्य जो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के बीच युद्ध में एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र रहा है। आज 27 नवंबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस एक ऐसी खबर की पुष्टि करती है जिसका यूनियन कार्यालयों में जयकारों के साथ स्वागत किया गया है। राज्य के वित्त विभाग ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है जो अर्ध सरकारी संगठनों, पैरा स्टेट बॉडीज के हजारों कर्मचारियों के लिए खेल के नियमों को संशोधित करता है। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। पिछले 1 साल के दौरान यह वास्तविक डर था कि सरकार सभी विश्वविद्यालयों, राज्य निगमों और स्वायत्त बोर्डों को जबरन एनपीएस में जाने के लिए मजबूर करेगी, जो जैसा कि हम जानते हैं बाजार पर निर्भर है। इन संस्थाओं के कर्मचारी जो ओपीएस या जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि से जुड़ी योजनाओं की सुरक्षा का आनंद ले रहे थे, उन्हें अपना सुरक्षित रिटायरमेंट खतरे में दिख रहा था। आज की खबर, नया आदेश रेत में एक लकीर खींचता है। ये कहता है कि वे सरकारी संस्थाएं, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय जिनमें 31 अक्टूबर 2023 तक जीपीएफ से जुड़ी पेंशन योजना या ओपीएस लागू थी, उन्हें उस व्यवस्था को जारी रखने की हरी झंडी मिल गई है। यह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर उस कट ऑफ तारीख से पहले उनका पुरानी योजना पर अधिकार मजबूत हो चुका था, तो उन्हें पूर्वव्यापी रूप से रेट्रोएक्टिवली एनपीएस में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जयपुर के किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या जल निगम के किसी प्रशासनिक कर्मचारी के लिए जिसने 20 साल की सेवा दी है, यह एक बड़ी राहत है। उनकी परिभाषित पेंशन, डिफाइंड पेंशन सुरक्षित है। बारीकी, हरिकेश का विश्लेषण। हालांकि सब कुछ इतना सुनहरा नहीं है। यह आदेश एक बहुत ही सख्त राजकोषीय जिम्मेदारी वाली शर्त, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज के साथ आता है। सरकार ने कहा है, ठीक है, अपना ओपीएस रखो, लेकिन अगर आपका संस्थान राज्य द्वारा 100% वित्त पोषित फंडेड नहीं है तो बिल आप भरेंगे। वे संस्थान जिन्हें सरकार से पूर्ण अनुदान नहीं मिलता है और जो संरक्षित सूची में नहीं हैं, उन्हें अपनी पेंशन का प्रबंधन स्वयं करना होगा। इसका मतलब है कि वे पेंशन के उद्देश्यों के लिए सरकारी खजाने की सीधी वित्तीय सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? एक स्वायत्त विश्वविद्यालय की कल्पना करें जो छात्रों की फीस से अपनी आय अर्जित करता है। यदि वे इस नियम को अपनाते हैं तो विश्वविद्यालय को स्वयं यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास अपने सेवानिवृत्त लोगों को जीवन भर पेंशन देने के लिए फंड है। यदि विश्वविद्यालय दिवालिया हो जाता है या उसकी आय कम हो जाती है तो पेंशन भोगियों का क्या होगा? यह ओपीएस के लिए एक जीत है, हाँ, लेकिन यह जोखिम को राज्य से हटाकर संस्थान पर डाल देता है। यूनियनें इसे अनिवार्य एनपीएस के खिलाफ अपनी लड़ाई की जीत के रूप में मना रही है और वे ऐसा करने में सही हैं। लेकिन अब उन्हें अपने स्वयं के निगमों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। संक्षेप में, राजस्थान ओपीएस का एक गढ़ बना हुआ है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उन निकायों के लिए ब्लैंक चेक साइन नहीं करने जा रही है जिन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए।
हम पश्चिम को छोड़ते हैं और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा राज्य जाते हैं। यहाँ की खबर, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, खट्टे मीठे स्वाद वाली है। यह न्यायिक चिंता के साथ मिश्रित प्रशासनिक न्याय की कहानी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह 13,000 कर्मचारियों की पेंशन को नियमित करने जा रही है। इस नाटक को समझने के लिए हमें पीछे देखना होगा। इन कर्मचारियों को वर्ष 2021 में वह मिला जिसे तदर्थ पदोन्नति, एड हॉक प्रमोशन कहा जाता है। सरकारी प्रशासन में एड हॉक एक खतरनाक शब्द है। इसका अर्थ है अस्थायी। इस उद्देश्य के लिए अक्सर जब कोई कर्मचारी एड हॉक पद पर रहते हुए रिटायर होता है तो नौकरशाही उस उच्च पद के वेतन के आधार पर उसकी पेंशन की गणना करने से इनकार कर देती है। वे उनसे कहते हैं, नहीं, आप उस पद पर अस्थायी थे, हम आपको आपके पिछले निचले पद के आधार पर पेंशन देंगे। इससे पेंशन भोगी को हर महीने पैसे का भारी नुकसान होता है। त्रिपुरा सरकार का आज का फैसला इसे सुधारने के लिए है। उन्होंने कहा है कि वे पेंशन उद्देश्यों के लिए उन पदोन्नतियों को मान्यता देंगे। इससे उन शिक्षकों, अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को लाभ होगा जो 2021 से अनिश्चितता में जी रहे हैं। विशाल लेकिन यह खबर एक बहुत बड़े तारे एस्ट्रिस्क के साथ आती है। नोट स्पष्ट करता है कि यह निर्णय अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका के परिणाम पर निर्भर करता है। एक मुकदमा SLP विशेष अनुमति याचिका चल रहा है जो इन पदोन्नतियों की वैधता या अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। राज्य सरकार ने आगे बढ़ने और नियमित करने का फैसला किया है, शायद राजनीतिक या मानवीय दबाव के कारण, लेकिन कानूनी रूप से यदि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इसके खिलाफ फैसला सुनाता है तो सब कुछ पलट सकता है। मानवीय स्थिति। अगरतला में सुनील नामक एक शिक्षक की कल्पना करें। उन्हें 2021 में एड हॉक आधार पर स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया था। वह 1 साल पहले रिटायर हुए थे। आज उन्हें खबर मिलती है कि उनकी पेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल के पद के लिए मान्यता दी जाएगी। सुनील खुश हैं, अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं वह जानते हैं कि दिल्ली में जज हैं जिनके पास अभी भी अंतिम शब्द है। यह निस्संदेह एक कदम आगे है। 13,000 परिवारों के लिए आज का दिन कल से बेहतर है, लेकिन यह हमें अधिकारों की नाजुकता की याद दिलाता है जब वे अंतहीन न्यायिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नजर रखेंगे क्योंकि यह त्रिपुरा में कर्मचारियों की पूरी एक पीढ़ी के बुढ़ापे को परिभाषित करेगा। और हम अपनी तीसरी कहानी पर आते हैं जो दी इकोनॉमिक टाइम्स से आती है और जो मेरी राय में दिन का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का सबक है। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुआ और इसका संबंध एक क्लासिक और दर्दनाक संघर्ष से है। अलग रह रही पत्नी बनाम नामित बेटा। मामला, एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई। उनके सेवा दस्तावेजों में नॉमिनी, नामित लाभार्थी के कॉलम में उन्होंने अपने बेटे का नाम लिखा था। कर्मचारी अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। कानूनी रूप से उनका तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वे अलग रह रहे थे। आदमी शायद नाराजगी या पसंद के कारण चाहता था कि उसकी पारिवारिक पेंशन उसके बेटे को मिले, न कि उस महिला को जिससे वह दूर हो गया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो बेटे ने नॉमिनेशन के आधार पर पेंशन का दावा किया। पत्नी ने अपने जीवन साथी होने के दर्जे के आधार पर पेंशन का दावा किया। फैसला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायाधीश स्पष्ट थे और उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया जिसे आप सभी को अपनी याद में दर्ज कर लेना चाहिए। पारिवारिक पेंशन एक विनियमित वैधानिक अधिकार है, न कि वसीयत का उपहार। सरल भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेंशन किसी घर या कार की तरह नहीं है जिसे आप अपनी वसीयत में जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। पारिवारिक पेंशन आश्रितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा बनाया गया एक सुरक्षा जाल है और कानून कहता है कि पहली लाभार्थी विधवा है, बशर्ते तलाक फाइनल न हुआ हो, चाहे उनके संबंध अच्छे थे या बुरे। अदालत ने बेटे के पक्ष में मृतक द्वारा किए गए नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नॉमिनेशन वैधानिक कानून को रद्द नहीं कर सकता। बेटा अन्य संपत्तियों का वारिस हो सकता है, लेकिन उसके भरण पोषण की गारंटी के लिए मासिक पेंशन पत्नी के लिए है। ये आज 27 नवंबर को आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं बहुत से लोगों को ये गलती करते हुए देखता हूँ। उन्हें लगता है कि ऑफिस के फॉर्म में भाई, भतीजे या बेटे का नाम लिखकर उन्होंने अपनी पेंशन का भविष्य तय कर दिया है। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि सामाजिक सुरक्षा के नियम कठोर हैं। यदि आप अलग रह रहे हैं लेकिन तलाकशुदा नहीं हैं, तो पेंशन फंड की नज़र में आपका जीवन साथी
स्पाउस अभी भी आपका मुख्य वारिस है। यदि आपका इरादा कुछ और है तो आपको कानूनी सलाह और औपचारिक तलाक की आवश्यकता है, अन्यथा एक जज के सामने फॉर्म पर लिखी आपकी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं होगा। जैसा कि इस मामले में बेटे ने दर्दनाक तरीके से सीखा, कानून कानूनी आश्रित पत्नी की रक्षा करता है, भावनात्मक रूप से चुने गए व्यक्ति की नहीं। दोस्तों, 27 नवंबर 2025 के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक साझा सूत्र देखते हैं। राजस्थान में कर्मचारियों ने ओपीएस के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और जीते। हालांकि अब उनका कर्तव्य है कि वे अपने संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत, सॉल्वेंट रखें। त्रिपुरा में सरकार 13,000 लोगों को नियमित करके सही काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंतिम कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट का है और इलाहाबाद में एक अदालत ने हमें सिखाया है कि विधवा की रक्षा करने का कानून का कर्तव्य मृतक द्वारा किसी को भी चुनने के अधिकार से ऊपर है। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, वे सामाजिक अनुबंध हैं, वे नियम हैं। आज के लिए मेरी सलाह सरल है, यदि आप राजस्थान में किसी स्वायत्त संस्था में हैं तो पता करें कि आपके संस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि आप त्रिपुरा में हैं तो उम्मीद रखें, लेकिन जब तक कोर्ट कुछ न कहे एक प्लान बी रखें। और आप जहां भी हों, जांच लें कि आपके कानूनी लाभार्थी कौन हैं और सुनिश्चित करें कि आपके पारिवारिक कागजात, विवाह, तलाक दुरुस्त हैं। नौकरशाही में भावनाएं नहीं होती, केवल नियम होते हैं। इन जटिल कानूनी खबरों को आपके जीवन के लिए उपयोगी जानकारी में बदलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूँ, हमेशा आपके भविष्य की बारीक शर्तों, फाइन प्रिंट पर नजर रखता हूँ। आपका गुरुवार शानदार रहे।